हम लोग कितनी जगहों पर घूमने जाते हैं और ऐसे व्यूज देखने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा कि सन तो इस समय यहां पर है मगर यहां पर हमको लाइटिंग क्यों दिख रही है, ये सिल्वर लाइनिंग हमें क्यों दिखाई दे रही है। ऐसे बहुत सारे रीजन थे, लोगों ने देखा कि ऐसा क्यों दिख रहा है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन है तो सीधी चली जानी चाहिए थी, हम तक कैसे आ गई। इन सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे अपन डिफ्रैक्शन की। तो चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं डिफ्रैक्शन की तरफ। अगर हम लोग बेसिकली डिफ्रैक्शन को देखें तो हमको आज तक जो बताया गया था ना कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? एक्चुअली में जब लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन है और वो किसी शार्प कॉर्नर से या स्मॉल ओपनिंग से पास होती है जिसका जो साइज होता है वो वेवलेंथ के बराबर होता है, तो उस केस में लाइट जो है वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, बैंड हो जाती है। अगर इस चीज को फील करना है तो कुछ ऐसे तुम्हें मैं फील कराता हूं। ये देखो, यहां से अपने पास लाइट आ रही थी, ये वेव फ्रंट्स हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। प्लेन वेव फ्रंट से तो जाने भी प्लेन चाहिए थे, मगर हुआ क्या, ये वेव फ्रंट जैसे ही इसमें से पास हुए ये बैंड हो गए, अपने पाथ से बैंड हो गए। और बैंड हो जाने के बाद कुछ इस तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। क्यों? क्योंकि लाइट रे आ तो सीधी रही थी मगर शार्प कॉर्नर से वो बैंड हो गई अपने पाथ से। और इसी फिनोमेना को हम लोगों ने कहा डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन इज बेसिकली व्हाट? डिफ्रैक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल और ऑब्जेक्ट और फ्रॉम स्मॉल ओपनिंग्स। और मगर ये ध्यान रखना, उन स्मॉल ओपनिंग का जो साइज होना चाहिए ना, वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए। अगर कहीं दूर बाहर कमरे के, मेरे स्टूडियो के बाहर अगर कहीं पर डीजे बज रहा है, कहीं पर साउंड है, तो वो साउंड की आवाज आती है। कैसे आती है? साउंड भी तो एक वेव है, वो भी तो एक सीधा चलना चाहिए था। मगर जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, वो स्मॉल ओपनिंग का जो साइज है वो एक्चुअली साउंड की वेवलेंथ से कम है या कंपैरेबल है, तो साउंड इनसे पास होके बैंड हो जाता है। इसीलिए हमें दूसरे रूम में भी सुनाई देता है वो साउंड। हम वहां तो ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख नहीं पाते, मगर लाइट में अपन लोग इसको देख पाते हैं। और इसीलिए अपन लोग कहें कि सामने से अगर मैं लाइट लूं तो मेरी शैडो पीछे बननी चाहिए बिल्कुल डार्क, मगर शैडो बिल्कुल डार्क नहीं बनती, उस रीजन में भी थोड़ी सी लाइट आ जाती है। और ये जो फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट की, इसे हम लोगों ने कहा डिफ्रैक्शन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर सी डेफिनेशन है। मैं बिल्कुल भी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इस बार डिफ्रैक्शन के। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो नीचे मैंने डिफ्रैक्शन के वीडियो की, डिटेल्ड वीडियो की लिंक दे दी है। मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आपको जरूरत है, इसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं, मगर समझने के लिए कई बार डिटेल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो नीचे वाले वीडियो में जाओ। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो कि उतने ही टाइम में आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, तो इस वीडियो को अपन आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब देखो, यहां पर डिफ्रैक्शन का लॉजिक समझ आया। अब अगर अपन देखें तो अपने पास दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं। एक होता है फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। जो फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन है वो ये कहता है कि जो सोर्स है वो स्लिट के बहुत पास है, मतलब कि जो लाइट आ रही है वो पैरेलल नहीं आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसे डाइवर्जिंग वाला वेव फ्रंट आ रहा है, पास में है। और दूसरा केस बोलता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, जो ये कहता है कि सोर्स बैठा हुआ है इन्फिनिटी पर, वहां से रेज आ रही हैं और वो कैसी आएंगी? पैरेलल। वेव फ्रंट कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। इसीलिए अगर आप इस केस को समझें तो ये जो केस है ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का केस है, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं। और प्लेन वेव फ्रंट तभी होंगे जब रेस पैरेलल होंगी, और रेस पैरेलल तब होंगी जब अपना जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पर बैठा हो। बस इतना ही पता होना चाहिए था। अब आगे समझो, और आगे समझने के लिए अब अपन को जिस चीज की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीधे के सीधे इंटरफेरेंस की जर्नी से लेके चल रहा हूं डिफ्रैक्शन की जर्नी की तरफ। आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में डेरिवेशन करना है तो इतना ध्यान रखना, जब हम लोगों ने बोला था कि हमें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर अपन बोलते थे कि ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए मेरा जो पाथ डिफरेंस था इंटरफेरेंस में वो n लैम्डा था। अब वो यहां पर डार्क फ्रिंज के लिए हो जाएगा। मतलब डिफ्रैक्शन में अगर कोई आपसे कहे कि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, तो जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की थी इंटरफेरेंस में वो डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी n लैम्डा। आपको याद यही रखना है। अरे अपन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं यार गुग्गू, तो अपन को एग्जाम टाइम के लिए उतनी डिटेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास टाइम भी नहीं है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस्ड होकर चलना है। इंटरफेरेंस को दिमाग में रखना है, डिफ्रैक्शन को तो रखना ही नहीं है। इंटरफेरेंस का जो कंस्ट्रक्टिव है, मतलब जहां पर ब्राइट मिल रही थी और
अब यहां पर वो आपको मिलेगी डार्क के लिए, और जो हमारे पास कंडीशन थी इंटरफेरेंस में कि डार्क तब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, मगर डिफ्रैक्शन में अपने पास ये कंडीशन बन जाएगी ब्राइट के लिए, और ये हो जाएगा अपने पास 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहां पर -1 नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं उसका भी रीजन बताऊंगा तुमको, चिंता बिल्कुल मत करो। n = 1 2 3 यहां से स्टार्ट करेंगे तो सेंट्रल तो ब्राइट बनेगा क्योंकि लाइट तो आएगी, मगर उसके बाद जब ब्राइट बनेगा उसके लिए अपना जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, पहला ब्राइट बनता है 3 लैम्डा बाई 2 पे। तो अगर मैं यहां पे 2n-1 ले लूंगा और n की वैल्यू 1 रखूंगा तो लैम्डा बाई 2 मिलेगा। मतलब फिर दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार अगर फर्स्ट ब्राइट चाहिए तो उसके लिए n को 2 रखो, इतनी टेंशन लेते ही नहीं अपन। इसीलिए यहां पर जो अपने पास ब्राइट की कंडीशन है वो है 2n+1 लैम्डा बाई 2, ना कि 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये इफेक्टिवली यहां पहुंच गया, ये इफेक्टिवली यहां पहुंच गया, बस माइनस की जगह पर प्लस होगा बीच में जब अपन डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। अगर तुमने इतना दिमाग में बैठा लिया तो प्रॉब्लम ही तुम्हारी सॉल्व हो गई। अब तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब सीधे अपन डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उस पर अपन अब चर्चा शुरू करते हैं। जब अपन से कहा जाएगा डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, अगर एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन करवाना है तो सबसे पहले तो ये हो गया आपके पास सोर्स। क्योंकि अपन फ्रॉनहोफर की बातें कर रहे हैं, फ्रॉनहोफर की बातें कर रहे हैं मतलब जो रेज हैं वो इन्फिनिटी से आनी चाहिए। इन्फिनिटी से आने वाली रेज तो पैरेलल होती हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक XY, ये अपने पास एक लेंस है, ये जो लेंस है इस लेंस का फोकस है यहां पे। जब इस लेंस का फोकस यहां पर है तो इससे चलने वाली जो रेज होंगी वो फोकस से आ रही हैं, फोकस से आने वाली रेज कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये हो गई मेरी सोर्सेस, हो गया इन्फिनिटी पर, क्योंकि स्लिट को क्या पता कि सोर्स यहीं रखा था, लेंस लगा के शाणे बने हो तुम, उसको तो ये लग रहा है कि रेज पैरेलल आ रही हैं। और अगर रेज पैरेलल आ रही हैं अपने पास तो इसका मतलब है कि यहां पर ये सोर्स बैठा हुआ है इन्फिनिटी पर। अब भूल जाओ इसके पहले की कहानी, ये आ गई रेज। अब जब ये रेज आई तो हो क्या रहा है, पहले तो अपने पास दो सोर्स हुआ करते थे, S1 और S2, याद करो लास्ट वाला वीडियो। मगर यहां पर तो एक ही स्लिट है। जब यहां पर एक ही स्लिट है तो यहां पर एक ही वेव फ्रंट के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट सोर्स की तरह काम करने लगेंगे। और ये तो हाइगन ने बोला था अपन से कि वेव फ्रंट के सारे पॉइंट अपने आप में सोर्स की तरह काम करते हैं। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स थे ये किसकी तरह काम करने लगेंगे, सोर्स की तरह काम करने लगेंगे। अब अगर ये सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये अपने में से वेव फ्रंट्स को निकालेंगे, ये बेंड कर देंगे। अब अगर आप सोचो तो यहां से यहां भी राइट जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, इसी तरह से यहां से भी यहां जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है। अगर कॉम्प्लिकेटेड करने बैठे अपन तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा कि अपन उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अपन ने क्या किया, इन सारे सोर्सेस से सिर्फ अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए, डायग्राम को आसान बनाने के लिए उन रेस को ले लिया जो आपस में पैरेलल है। अब ये जो रेस थी ये इससे निकल तो बहुत सारी रही हैं, अपन ने सिर्फ उनको बनाया जो अभी आपस में पैरेलल हैं। अब जब ये पैरेलल रेस लेंस से पास होंगी तो होगा क्या, जब ये इस लेंस से पास होंगी तो क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये इसको फोकस पे या इसके फोकल प्लेन में मिला देगा। और यहां पर ये जो डिस्टेंस है ना ये इसके फोकस के बराबर है। फोकल प्लेन में अपन ने बिठा दिया स्क्रीन को, ये आ गई आपकी स्क्रीन। तो एक रे तो आपकी सीधी जा रही थी, ये स्क्रीन पर सेंट्रल में तो ब्राइट बनेगा, मगर ये जो डिविएट हुई थी आपकी, ये डिविएट वाली कहां पर फोकस हो रही है, P पॉइंट पर। और अब P पॉइंट पर डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा ये डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस। तो अपन को पाथ डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। पाथ डिफरेंस कैसे निकालें, तो देखो इसको समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, अब अगर आप देखो ये S1P है, ये S2P है, तो कौन ज्यादा चला, S2P। कितना एक्स्ट्रा चला, कैसे निकालें, तो अपन क्या करते हैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये दोनों डिस्टेंसेस तो सेम हो गई, मगर ये जो डिस्टेंस है ना ये एक्स्ट्रा थी, यही आपका पाथ डिफरेंस है। तो उसी तरह से यहां पर भी अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन एक जुगाड़ लगाएंगे, और वो जुगाड़ ये है कि जो पहला वाला है ना यहां से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखो इसके बाद की जो कहानी है ना वो दोनों सारी की सारी रेस बराबर चल रही हैं, मगर ये जो है ना ये वाली जो रे है ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है, इतना एक्स्ट्रा चल रही है। तो ये जो Bn है ना ये Bn बेसिकली आपका पाथ डिफरेंस है।
क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद इसके बाद तो रेज लगभग लगभग बराबर चल रही हैं, यहां पर ही एक्स्ट्रा चली, तो ये जो एक्स्ट्रा चला यही तो पाथ डिफरेंस है। सो अल्टीमेटली आपके पास ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब आपने कहा कि ये जो रे है ये कितने एंगल से बैंड हुई थी? थीटा एंगल से बैंड हुई थी। समझते जाना अच्छे से, ये थीटा एंगल से बैंड हुई थी, ये थीटा एंगल, क्योंकि ये तो पैरेलल थी आपस में तीनों रेज, तो ये थीटा एंगल से बैंड हुई थी। तो अगर अपन अब जुगाड़ लगाएं तो गौर से देखो, ये तो परपेंडिकुलर बनाया ना आपने, तो ये तो आपके पास पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसमें से थीटा चला गया तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। फिर से देखो, ये 90 डिग्री है, ये थीटा चला गया तो ये बचा 90 माइनस थीटा। अब ये रे हॉरिजॉन्टल थी और ये अपने पास वर्टिकल है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 और उसमें से 90 माइनस थीटा चला गया तो ये वाला एंगल भी बचा थीटा। फिर से देखो, फिर से दिखाऊंगा, चिंता मत करो, जब तक नहीं आएगा तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं, अपना काम ही नहीं है छोड़ने का। ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से 90 माइनस थीटा चला गया तो ये बचा हुआ एंगल हो गया थीटा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने तुम्हें ये थीटा का लॉजिक समझा दिया। अब अगर तुम्हारे पास ये थीटा का लॉजिक आ गया समझ तुम्हें, तो देखो फिर से वही, ये रेज आई, ये रेज जो सीधी जा रही थी वो तो जाके सीधे सीधे उसके सेंटर पे मिल जाएंगी। थीटा एंगल पर अपन ने सबको डिविएट किया, ये पैरेलल जाके उसके प्लेन में मिल जाएंगी, स्क्रीन पे मिल जाएंगी। ये लेंस क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया कि ये रेज जो है ये आपस में वहां जाकर मीट करें, पैरेलल आने वाली रेज हैं, ठीक है। सो ये अपने पास मिल गया, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है और ये पाथ डिफरेंस मुझे निकालना है। अब आपको चलना पड़ेगा इस डेरिवेशन को करने के लिए बूटी सेक्शन में। तो चलिए बाबा जी के बूटी सेक्शन में चलते हैं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी सेक्शन अपन से क्या कह रहा है ये समझो। सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको ये एंगल आपके पास था थीटा, आपको ये BN पाथ डिफरेंस निकालना था। तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल से आप निकाल पाओगे डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू कैसे आएगी? तो देखो ABN, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो गौर से तो ये एंगल तो आपके पास थीटा है, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो पहले आप निकाल दोगे डेल्टा अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो स्लिट की विड्थ है वो स्मॉल a है, ये स्लिट की विड्थ मेरे पास स्मॉल a है, तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो पहले आपको दो ट्राइंगल ढूंढने थे, उनमें से एक ट्राइंगल आपने ढूंढ लिया, ट्राइंगल ABN, और इस ट्राइंगल से आप निकाल के ले जाओगे साइन थीटा। आ गया आपके पास साइन थीटा। यहां से जैसे ही आपके पास साइन थीटा या डेल्टा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, a इधर चला गया तो डेल्टा हो गया a साइन थीटा। क्लियर? चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाके भैया y की पोजीशन निकालनी है ना, कि कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है मेरा, ब्राइट या डार्क। कंडीशन तो बाद में लगेगी, तो उसके लिए अब एक ट्राइंगल और देखो, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये वाला बड़ा ट्राइंगल। अगर ये एंगल भी थीटा था, तो बहुत ही कम बैंड हुई है, सीधी मान लो, तो ये अगर इस ट्राइंगल को अपन देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस है d। तो अगर अपन देखें तो इज इन ट्राइंगल APO या CPO, इस ट्राइंगल CPO में अगर आप देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया OP अपॉन CO। OP हो गया ये Y और CO हो गया आपके पास क्या, D। तो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू Y अपॉन D। तो दो ट्राइंगल ढूंढो, ढूंढ लिए दो ट्राइंगल ढूंढने के बाद जैसे ही आप उनको इक्वेट करेंगे, तो क्योंकि अपन ये मान लेंगे कि एंगल बहुत छोटा है, ये ओपनिंग बहुत छोटी है यार लाइट के लिए, अगर ये बहुत छोटी है तो ये दोनों ट्राइंगल के कारण जो साइन थीटा है वो टेन थीटा के बराबर होके थीटा हो जाएगा। सो एंगल बहुत छोटा होगा और उनको आप इक्वेट कर दो, कहानी खत्म, डेरिवेशन ओवर। कैसे हुआ देखो, पहले साइन थीटा वाला ट्राइंगल ये वाला ले लिया, फिर ये बड़ा वाला टेन थीटा का ट्राइंगल ले लिया, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि अगर अपने पास एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा और टेन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो जाएंगे। सो जैसे ही आपने इक्वेट किया आपके पास आ जाएगा डेल्टा अपॉन ये तो साइन थीटा था, इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, y अपॉन डी। अरे गौर से देखो दोस्तों, y इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई ए आ गया, यही तो इंटरफेरेंस में भी आया था।
वहां पर स्मॉल डी आता था, वो होती थी दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। यहां पर आ रहा है आपके पास स्मॉल ए, तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई ए। और अब y जो है वो आ चुका है आपके पास डेल्टा डी बाई ए। डेल्टा डिसाइड करेगा कि वहां ब्राइट बनेगा इस पॉइंट P पर या फिर डार्क बनेगा। और अगर ये डेल्टा अब उल्टा चलेगा, किसका उल्टा चलेगा? ये उल्टा चलेगा अपने पास इंटरफेरेंस का। अगर आप देखो यहां पर, तो मैं अब आपसे यह कहूंगा कि यार गौर करो, अगर आपके पास डेल्टा एन लैम्डा है तो यहां पर ब्राइट नहीं होगा, इंटरफेरेंस में ब्राइट था तो यहां पर डार्क हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई ए में अगर मैं एन लैम्डा रख दूं तो एन लैम्डा डी बाई ए ये आपके पास आ जाएगी nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन, डार्क फ्रिंज की। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कंस्ट्रक्टिव है मतलब ब्राइट है, तो उस केस में डेल्टा हो जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो इस केस में जैसे ही आप डेल्टा की वैल्यू को यहां रख दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2n+1 इंटू लैम्डा डी बाई 2a। और आपकी कहानी हो गई खत्म। आपने ब्राइट के लिए भी निकाल दिया, आपने डार्क के लिए भी निकाल दिया। अब आपसे कहा जाएगा फ्रिंज विड्थ, तो भैया अपन ने इंटरफेरेंस इसी दिन के लिए तो पढ़ा था, जो डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट, डार्क और ब्राइट बन रहे हैं। अगर आप उसको देखना चाहो तो भैया एक आगे वाले को एक पीछे वाले से माइनस कर दो, तो जो विड्थ बन रही है ब्राइट सेक्शन की या डार्क सेक्शन की, yn माइनस yn-1, बस इतना ही करना है। आप जैसे ही इसको करोगे, n की जगह पर n ही लिखा रहने दो, और n-1 मतलब n की जगह पे आप n-1 रख दोगे। जैसे ही आप रखोगे, यहां पर आपके पास इन दोनों में से लैम्डा डी बाई 2a कॉमन आ गया, ये 2n+1 बचा, ये बचेगा 2n-2+1। ओपन कर दो, ये 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा डी बाई ए। यही तो फ्रिंज विड्थ आई थी अपनी इंटरफेरेंस के केस में। मतलब डिफ्रैक्शन में भी फ्रिंज विड्थ वही आती है जो अपने पास इंटरफेरेंस में आती है, बस कंडीशंस उल्टी हो जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, तो वो भी आपके पास क्या होगा, yn माइनस yn-1, yn हो गया n लैम्डा डी बाई ए, yn-1 हो गया n-1 लैम्डा डी बाई ए। दोनों को n-1 क्यों? क्योंकि n की जगह पर n-1 एक पहले वाले से माइनस किया है, जैसे ही माइनस किया लैम्डा डी बाई ए आ गया आपके पास, इसकी भी फ्रिंज विड्थ। दोनों फ्रिंज विड्थ फिर से आ गई डार्क और ब्राइट की सेम। मगर भूल मत जाओ, अभी यहां कैच है, और वो कैच क्या है? वो कैच ये है कि यहां पर सेंट्रल के साथ कुछ कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है वो थोड़ी देर के अंदर पहुंचेंगे, मगर अब अपन को आगे बढ़ना है और अब अपन से कहा जाएगा एंगुलर पोजीशन। मैंने इंटरफेरेंस में जानबूझ के एंगुलर पोजीशन नहीं बताई थी। अब सुनो, ये अपने पास स्लिट है। अगर इस स्लिट से देखें अपन, तो इस स्लिट से अपने पास जो वेव्स थी, ये सपोज करिए आपके पास बन रहा है पहला मिनिमा, कोई सा भी मिनिमा मान लो, पहला मान लो। तो ये जो है ये कितने एंगल पर बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से रेस को कितने एंगल पे जाना पड़ा, स्लिट से गई तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर ये रे जाएंगे, तब जाके फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास कहलाता है एंगुलर पोजीशन। और एंगुलर पोजीशन तो तुम निकाल ही चुके हो पहली वाली इक्वेशन से। डेल्टा इज इक्वल टू ए साइन थीटा आया था कि नहीं आया था? बस कहानी खत्म। अगर आपका थीटा बहुत छोटा है तो आप इस साइन थीटा को नियरली इक्वल टू लिख दोगे थीटा, तो आपके पास एंगुलर पोजीशन आ गई डेल्टा अपॉन ए, और ये हम बोलेंगे ही छोटा है। अगर आपके पास डेल्टा अपॉन ए आ गई तो भैया डार्क फ्रिंज के केस में डेल्टा की जगह एन लैम्डा रख दो, तो आपके पास डार्क फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन मतलब कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर जाएं तब जाकर वो nth वाली डार्क मिलेगी, वो मिलेगा एन लैम्डा बाय ए पर, क्योंकि डेल्टा की जगह एन लैम्डा रखना है। और अगर ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 ये डेल्टा होता है, यहां पर रख दो, डिवाइड बाय ए हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया। किसकी पोजीशन है ये पोजीशन है आपके पास ब्राइट की। ये किसकी पोजीशन है? ये आपके पास पोजीशन है डार्क की। कहानी खत्म। अगर लीनियर वाले को याद करो तो लीनियर वाले में आप क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे yn को yn-1 से माइनस। जब आप इसी चीज को एंगुलर में लेके जाओगे तो आप थीटा n को थीटा n-1 से माइनस कर दोगे, तो आपके पास एंगुलर विड्थ कि कितने एंगल में फैला हुआ है पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, कितने एंगल में फैला हुआ है, कितने एंगल में है। जैसे ये एंगुलर विड्थ है, पहला वाला बन रहा है अपने पास इस एंगल पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो जरा गौर से, यहां पर ये आपके पास पहला वाला ब्राइट है, ये आपके पास दूसरा ब्राइट है।
तो इसके बीच में अपने पास ये जो विड्थ है ये एंगुलर सेपरेशन है, ये एंगुलर विड्थ है। तो एंगुलर विड्थ के लिए भी आपने कुछ नहीं करा, थीटा एन को थीटा एन माइनस 1 से माइनस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया लैम्डा अपॉन ए। सिंपली इसको क्या सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया, लैम्डा अपॉन 2a लेके। अगर मैं एंगुलर विड्थ निकालूं किसकी, डार्क की, तो ये जो अपने पास फॉर्मूला है इसमें मैंने क्या किया, थीटा एन को थीटा एन माइनस 1 से माइनस कर दिया, एन लैम्डा बाई ए माइनस एन माइनस 1 लैम्डा बाई ए कॉमन, और आपके पास एन माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। ये आ गया आपके पास। अब आप कहोगे बाबा जी ये याद रखें क्या, पेपर में आया तो याद ऐसे ही करना है, मगर मेरे पास एक बूटी है, और वो बूटी क्या है, अगर आप गौर से देखो तो जितने फॉर्मूले आपके पास लीनियर के थे उसमें आपके पास आंसर आता था लैम्डा डी बाई ए, या फिर आपके पास जो लीनियर पोजीशन आती थी वो आती थी लैम्डा डेल्टा कैपिटल डी अपॉन ए। भैया जब आप एंगुलर में आते हो तो पूरे के पूरे कैपिटल डी को गायब कर दो। अगर आपने कैपिटल डी हटा दिया, डेल्टा बाई ए एंगुलर पोजीशन। अगर आपसे कहूं कि nth वाले इसके लिए, तो देखो इसमें भी कैपिटल डी गायब है। अगर आपसे विड्थ की बात करूं तो लीनियर विड्थ होती थी क्या, लीनियर विड्थ होती थी, ये देखो ये देखो, ये लीनियर विड्थ क्या थी तुम्हारे पास, लीनियर विड्थ थी लैम्डा डी बाई ए, चाहे डार्क की हो चाहे तुम्हारे पास ब्राइट की हो। अगर तुम इसी चीज को एंगुलर में पहुंच जाओ तो डी को गायब कर दो, लैम्डा बाई ए, बस डी को गायब कर दो, सारे के सारे लीनियर वाले फॉर्मूले एंगुलर वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको उसमें से हटाना क्या है, कैपिटल डी को, कहानी खत्म। अब अपने पास जो मेन टास्क बचता है वो टास्क बचता है सेंट्रल का, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा अपने पास सेंट्रल से रिलेटेड बहुत बार। तो अगर आप देखो तो जो लाइट सीधी आ रही थी इस जोन में तो वो लाइट आएगी, तो सेंट्रल तो यहां ये ब्राइट तो बनेगा ही बनेगा। मगर अगर आप देखो जब ये बैंड हुई पहली बार यहां पे डार्क मिलेगा, और इस साइड भी पहली बार यहां पे डार्क मिलेगा, तो इन दोनों डार्क के बीच में आपके पास जो बन रहा है वो है सेंट्रल का ब्राइट फ्रिंज डिफ्रैक्शन के केस में। अब सेंटर से पहले वाले डार्क की पोजीशन हो गई मान लो y1, और इधर से सेंट्रल से पहले वाले डार्क की पोजीशन हो गई y1, तो सेंट्रल वाले की विड्थ कितनी हो गई, लीनियर विड्थ हो गई 2y1, मतलब कि मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हो गई 2y1। अब अगर तुम सोचो y जो था अपने पास ये था डेल्टा डी बाई ए, और अगर डार्क के लिए बात करो तो y को लिख देते थे n लैम्डा बाई डी बाई ए, और अगर पहला वाला है तो n की वैल्यू हो गई 1। अगर n की वैल्यू 1 कर दूं तो देखो y1 की वैल्यू आ गई लैम्डा डी बाई ए, तो सेंट्रल वाले की विड्थ आ गई 2 लैम्डा डी बाई ए। कहानी खत्म। सेंट्रल वाले की विड्थ डबल है बाकी सारे मिनिमा और मैक्सिमा से, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डबल है, इंटरफेरेंस में डबल नहीं थी, इंटरफेरेंस में सबकी सेम थी, डिफ्रैक्शन में वो डबल है। अगर मैं आपसे एंगुलर विड्थ की बात करूं तो कैपिटल डी को गायब कर दो, 2 लैम्डा बाई ए। याद करने का तरीका तो बता दिया। अब दूसरे तरीके से देखो, ये आपके पास है पहले वाले की एंगुलर पोजीशन इधर, ये आपके पास है पहले वाले एंगुलर मिनिमा की पोजीशन इधर। अगर इनको आगे बढ़ाओ तो ये देखो ये आ रही है आपके पास एंगुलर विड्थ, तो आधा ये लैम्डा, ये थीटा 1, ये थीटा 1, तो पूरा कितना हो गया 2 थीटा 1। इसीलिए आपके पास जो विड्थ आएगी वो डबल हो जाएगी बाकी सबकी एंगुलर विड्थ से 2 थीटा 1, और इसमें कैपिटल डी को गायब कर दिया तो थीटा 1 हो गया लैम्डा बाई ए, यानी 2 लैम्डा बाई ए आ गई आपके पास सेंट्रल वाली मैक्सिमा की विड्थ, एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाई ए। क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो सबसे लास्ट में अपन से पूछा जाता है कि इसका इंटेंसिटी पैटर्न बनाइए, तो इंटेंसिटी पैटर्न भी समझ लो अच्छे से कैसे बनेगा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी सेंट्रल की, सेंट्रल की जो विड्थ होगी, देखो y की वैल्यू क्या थी मिनिमा के लिए, n लैम्डा d बाई डी। अगर मैं एंगुलर पोजीशन की बात करूं तो इसमें से कैपिटल D को गायब कर देता हूं, n लैम्डा बाई डी, या a, d की जगह a ले रहे हैं अपन यहां पे, स्लिट की विड्थ। तो अगर आप देखो तो सेंट्रल वाला इधर फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल पे, लैम्डा बाई ए, तो लैम्डा बाई ए, इधर थीटा ले रहे हैं अपन। इधर भी देखो फर्स्ट वाला कहां पर मिलेगा, इधर चल रहे हो तो माइनस का लैम्डा बाई ए, ठीक है, ये आपके पास लैम्डा बाई ए। अब ये आपके पास आ गई सेंट्रल वाले की विड्थ सबसे ज्यादा। डिफ्रैक्शन में जैसे जैसे अपन दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे अपनी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। ये लैम्डा बाई ए था, अगला मिनिमा मिलेगा 2 लैम्डा बाई ए पे, अगला मिनिमा मिलेगा
3 लैम्डा बाई ए पे बस सेंट्रल वाले की विड्थ डबल है, उसके बाद आपकी विड्थ सबकी सेम है और ये इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो इंटरफेरेंस में इक्वल थी, डिफ्रैक्शन में कम हो रही है। इंटरफेरेंस में आपके पास अलग अलग दो सोर्सेस थे, डिफ्रैक्शन में आपके पास एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट सुपर इंपोज हो रहे हैं। तीसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन उसमें थी और जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन इसमें है, दोनों एक दूसरे की उल्टी हो गई और यहां पर आपके सामने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे भी आपको डिफरेंसेस मिल ही जाएंगे। तो ये आपके पास कहानी खत्म हुई डिफ्रैक्शन की। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को यह लगे कि बाबा जी इसमें आप थोड़ा सा रैपिडली चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तेज जाना पड़ेगा। ये टॉपिक है जो बहुत टाइम मांग सकता है बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग में बैठने के लिए। अभी मैंने आपको तैयार करा है बोर्ड्स के लिए, तो बोर्ड्स के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आप एक बार और देखोगे तो क्लियर हो जाएगा डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। अगर डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए हुए हैं। दूसरी चीज, यहां पर आपको नीचे न्यूमेरिकल के लिए भी लिंक दी हुई है वीडियो की, प्लीज उस लिंक को भी देखो। और अगर आपको पूरा सीक्वेंस देखना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बाबा जी, मतलब कि आपके बाबा जी, आपको सारी चीजें बताते चले जाएंगे कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब लास्ट चैप्टर की जर्नी फिर से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।